ये डाउट था मेरा कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में जो मेजर फर्क आता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में, मतलब एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या आता है? मतलब अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, मीडियम टर्म की बात करूं, शॉर्ट टर्म की बात करूं, या मैं ट्रेडिंग की बात करूं, तो मान आज मैं वैसे ट्रेडर हूं, मैं ट्रेडर हूं, बट कोई स्टॉक अच्छा है, मतलब मैं सोच रहा हूँ उसको एज ए इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, तो उस केस में मुझे फंडामेंटल्स पे भी ध्यान देना चाहिए, सिर्फ टेक्निकल्स के थ्रू ही वो चीज हो सकती है? कि मतलब तो ये पूछा है कि टेक्निकल एनालिसिस एक मतलब बेटर तरीका है या फंडामेंटल एनालिसिस एक बेटर तरीका है अलग अलग सिनेरियोज में, अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर, है ना? तो वैसे अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर। सबसे इसलिए अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल आंसर अलग अलग है। देख मैं तो ये बताता हूँ, पहले तो इसके अंदर फर्क बताता हूँ बेसिकली कि क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस तो सीधा सा ये होता है कि प्राइस की मूवमेंट को हम एनालाइज करते हैं, किसी भी शेयर की स्टॉक की प्राइस मूवमेंट को एनालाइज करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं देखते। और फंडामेंटल के अंदर अपने शेयर के जो पीछे कंपनी होती है उस कंपनी के काम को एनालाइज करते हैं, ठीक है। मान ले रिलायंस का जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो रिलायंस के प्राइस चार्ट को देख लेंगे अपने कि किस तरह की मूवमेंट हो रही है, तो आगे किस तरह की मूवमेंट होनी चाहिए। और जब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो रिलायंस के पूरे काम को, मार्केट में उसकी पोजीशन को, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को, एसेट लायबिलिटीज को, सब कुछ को देखेंगे अपने। तो थ्योरेटिकली तो ये कहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस इज अ मच बेटर वे टू एनालाइज स्टॉक्स, ठीक है। लेकिन मैं तुझे बताऊं इंडिया के अंदर क्या होता है कि ये जो फंडामेंटल एनालिसिस के टाइम हमें ना फाइनेंशियल्स देखने पड़ते हैं, कंपनी की बुक्स को देखना पड़ता है। बुक्स होती हैं, फाइनेंशियल्स को कंपनी की बुक्स भी बोलते हैं। फाइनेंशियल्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो वगैरह। तो उसके अंदर ना बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होता है इंडिया के अंदर। जो डेटा हम उसके अंदर देखते हैं, जो हमने एनालाइज करना है कि एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, ग्रोथ कैसी रही है, ये सारा डेटा जो है इंडिया के अंदर इतने लॉज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है कि इन्हें बहुत अच्छे तरीके से मतलब प्रेजेंट किया जाए, ठीक है। इस चीज के अंदर बहुत ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो मैनिपुलेशन बहुत होता है। उन्हें पता है, जो बड़े इनसाइडर्स बैठे हैं, कि अगर ये किसी कंपनी को कोई एनालिस्ट एनालाइज कर रहा है फंडामेंटली, तो वो क्या क्या चीजें अच्छी दिखनी चाहिए और क्या क्या चीजें बुरी मतलब नहीं करते। तो उन्हें पता है कि मेजर पॉइंट्स क्या क्या है, तो वो उस हिसाब से उन बुक्स को मैनिपुलेट कर लेते हैं। इसलिए इंडिया के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस और वैल्यूएशन वगैरह जो मेथड्स हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं हो पाते इसके मुकाबले में। हाँ, ये हर केस में है, मतलब अब मानो अपने 10 कंपनीज की बात करें, तो 10 कंपनीज में से तुम क्या क्या कहता है कि मतलब कितनी के अंदर मैनिपुलेशन होती होगी? मतलब एक रेशो ऐसे तो हो नहीं सकता कि सब में होती हो। नहीं, हाँ ठीक बात है, ऐसे नहीं होता कि कुछ एलिगेशन टाइप नहीं लगा रहे अपनी किसी एक कंपनी के ऊपर। बट इन जनरल इंडिया का जो सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ना ये चीज होती ही है, ठीक है। अपने कोई जनरली नॉर्मल बिजनेस भी देखते हैं ना, ठीक है, कोई बहुत मतलब नॉर्मल सा परिवार है, बिजनेस है, वो भी ये मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इतने मतलब स्ट्रिक्ट तरीके नहीं है कि जिससे इस मैनिपुलेशन को रोका जाए। तो ये बड़ी फर्म्स के पास तो और ज्यादा क्वालिफाइड लोग हैं इन सब कामों के लिए। मैंने काफी बार मतलब पहले मैं कंप्लीटली फंडामेंटल एनालिसिस करता था, टेक्निकल देखता ही नहीं था। तो काफी बार ऐसा हुआ कि मुझे इस तरह की जो डिस्क्रिपेंसीज थी ना वो मिली। मैंने उसके बारे में काफी एक दो बार ट्वीट भी किया था पहले एक दो कंपनीज के बारे में। तो ये चीज जो है मुझे पता चलेगी इंडिया के अंदर ये बातें जो है ना, अगर तुझे पता भी चलेगी कोई अच्छी बात है मान ले फंडामेंटली, तो वो तेरे पास बहुत लेट पहुंचेगी, ठीक है। जो जब वो तेरे पास आनी चाहिए उससे बहुत बाद में तेरे पास आएगी, जब उसका इफेक्ट प्राइस के अंदर दिख चुका होगा, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग इंडिया के अंदर काफी इफेक्टिव है। इसलिए इसलिए चार्ट्स के थ्रू या टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू एनालाइज करना यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि वहां पर लॉन्ग ना टर्म के लिए भी। हाँ लॉन्ग टर्म के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन इतनी आसान नहीं है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। चार्ट्स को तू इतना जल्दी से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। पर यह कंपनी
कि एक्चुअली वैल्यूएशन तो उसके काम पे, जैसे तूने बताया, डिपेंड करती है काफी। तो वो चीज तो चार्ट में बाद में दिखती है ना, जैसे अपने कहते हैं कि प्राइस एक्शन जो है वो एवरेज करते थे हर चीज, है ना, तो वो तो चार्ट में बाद में दिखती है। तो फिर उसको पहले अच्छे पॉइंट पे बाय कैसे कर सकते हैं फिर, अगर आप फंडामेंटल्स पे जा ही नहीं सकते? तो फंडामेंटल पे तो सिर्फ उनकी आप P&Ls पे नहीं जा सकते, बट वो जो कंपनीज के आइडियोलॉजीज हैं या कंपनी जो करना चाहती है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब इकोनॉमी के हिसाब से अगर प्रॉफिटेबल है तो वो तो एक प्रॉफिट है ना वो चीज का, तो P&L का नहीं। ठीक है, इतनी सी बात समझ ले, चार्ट्स को वैल्यूएशन से, प्रॉफिटेबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब तू चार्ट देख रहा है तू किसी कंपनी का, तो तुझे ये भी ना पता हो ना कि वो कंपनी करती क्या है एक्चुअली, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको कभी प्रॉफिट होगा या फिर जो भी तू सिचुएशन कह रहा है कि उस कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, अगर वो कभी ऐसी पोजीशन हुई, वो चार्ट्स के अंदर हमें दिख जाएगी। समझ गया? वो प्राइस मूवमेंट की फॉर्म में दिखेगी हमें। समझ गया? तो अगर वो मान ले कि हम उसको फंडामेंटली एनालाइज करते हैं उसी चीज को, कि बहुत अच्छा कुछ मान ले फंडामेंटली कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया किसी कंपनी को, तो या फिर तूने बुक्स देखी कि इस कंपनी डेट फ्री कंपनी है और प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। तो इसका इफेक्ट ना हमें हो सकता है कि ये चीज गलत, अगर ये गलत पता चली है हमें, तो प्राइस तू बाय कर लेगा इस चीज के थ्रू, फंडामेंटली तू बाय कर लेगा। और अगर तू गलत था तो ये चीज तेरे को फंडामेंटली बहुत लेट पता चलेगी कि तू गलत था। समझ गया मेरी बात? ये अगली रिपोर्ट में या उससे अगली जो क्वार्टरली रिपोर्ट है उसमें पता चलेगी, लेकिन टेक्निकली तू वो तुझे तभी बाय का सिग्नल देंगे चार्ट्स जब वो एक्चुअली बाइंग के अंदर आ जाएगा, एक्चुअली सही में होगी, वो पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर आ जाएगा ना, तब बाइंग का सिग्नल देंगे चार्ट्स। इसलिए इंडिया के अंदर, बार बार मैं जानबूझ के इंडिया बोल रहा हूँ क्योंकि स्पेसिफिकली हमारे यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस से ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। ठीक है, पर अब मानो जो रिस्क को मैनेज करने का ज्यादा इफेक्टिव तरीका है टेक्निकल एनालिसिस। बट अब आईपीओज है, आईपीओज मानो निकलते हैं, हाँ आईपीओ तो निकल रहा है, उसका तो कोई चार्ट है ही नहीं, हिस्ट्री है नहीं, है ना, ऑफ कोर्स वो तो निकल रहा है उस दिन, तो उस केस में कैसे जज करेंगे कि मतलब क्या आगे स्टेप्स होंगे? आईपीओ को जज करना सबसे मुश्किल काम है। मैं आईपीओ को, मैं तो पर्सनली बताऊं, मैं बिल्कुल भी ट्रैक ही नहीं करता, क्योंकि आईपीओ के अंदर जितनी मैनिपुलेशन होती है डेटा की, उतनी मैनिपुलेशन तो वैसे इन जनरल भी नहीं होती। तो आईपीओ के अंदर चार्ट को तो हम देख ही नहीं सकते, वो बात तेरी ठीक है। तो आईपीओ के कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं वैसे, जो आईपीओ को एनालाइज करते हैं। वो काम ये करते हैं कि आपको आईपीओ एडवाइजरी की सर्विसेज देते हैं। वो लोग आईपीओ से पहले जिस कंपनी का आईपीओ आने वाला है उसका डेटा रखते हैं, उसको आपको बताते हैं उसके हिसाब से कि आईपीओ कैसा परफॉर्म करना चाहिए। और आईपीओ की परफॉर्मेंस के अंदर फंडामेंटल्स का वैसे ही बहुत बड़ा कम रोल होता है। आईपीओ की परफॉर्मेंस के अंदर रोल होता है मार्केटिंग का। ठीक है, कि उस कंपनी की मार्केटिंग किस तरह से की गई है, वो कितने इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट पैदा कर दिया गया उस आईपीओ के अंदर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मतलब फंडामेंटल्स का मैं नहीं मानता कि प्रैक्टिकली फर्क पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो उसको लिस्टिंग गेन्स के लिए लेते हैं ना शेयर को। अब जब तू लिस्टिंग गेन्स के लिए ले रहा है, जब तूने वो पहले 5 मिनट के अंदर एग्जिट कर लेना उस स्टॉक से, तो फंडामेंटली क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या काम करती है, कैसा काम करती है, क्या नहीं करती है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आईपीओ तो इस बट वो लिस्ट अबव प्राइस पे होगा कि बिलो पे होगा, वो सिर्फ मार्केटिंग पे डिपेंड करता है। वो मेजरली मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं एक अंडरराइटर हूँ, ठीक है, जो इस आईपीओ को असिस्ट कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ, अगर मैं ये इंटरेस्ट दीपांशु के दिमाग में पैदा कर सका, ठीक है, मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी वो तुझे इस तरह से दिखाई कि यार ये स्टॉक लेने वाला है, ये लेने वाला स्टॉक है, अगर तुझे आईपीओ के अंदर तूने अप्लाई किया और तुझे नहीं मिला, तो तू ये सोचेगा यार मैं लिस्ट होते ही लेने को तैयार हूँ, क्योंकि जिस तरह की मुझे बात बताई है सिद्धार्थ ने, भाई प्रोफेशनल बनता है अपने आप में, तो जिस तरह की उसने बात बताई है, ये शेयर लेने वाला है ना, तू उसको, इसका मतलब ओपनिंग के टाइम पे तू वेट करता होगा, जब ओपन होगा मैं लेने को तैयार हूँ। इसी तरह से आईपीओ के अंदर क्या होता है, जब लिस्टिंग ऊपर क्यों होती है, इसीलिए ऊपर होती है कि जो लोग एप्लीकेशन के टाइम पे अप्लाई करने के बाद जिनको नहीं मिलते हैं वो शेयर, ठीक है,
उनके लिस्ट अंदर के वक्त उस पे ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है कि यार मैं इसको ओपन होते ही लेने को तैयार हूँ। तो बायर्स इतने आते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो कभी नीचे भी खुल जाता है। ये बात